वेलकम बैक टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 जो कि है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसका नीट में काफ़ी अच्छा वेटेज है, भर भर के इसमें से क्वेश्चन आते हैं नीट में। आज हम इस चैप्टर में मास्टरी करने वाले हैं, सारे एनसीईआरटी हाइलाइट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज इसके हर एक कॉन्सेप्ट को हम समझने वाले हैं इस चैप्टर के। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। काफ़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराई है, मतलब मैंने ही बनाई है। नाउ स्टार्ट। डीएनए, इसको क्या बोलते हैं हम? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है और ये मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में मिलता है हमारे। और ये डीएनए और आरएनए, ये टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो हमारे लिविंग सिस्टम में मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी कि भाई जेनेटिक मटेरियल होते हैं एक तरह से, जिसमें डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इन सम वायरसेस में। आरएनए जो है वो कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल है और मोस्टली फंक्शंस एज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर मतलब कि मैसेज पहुंचाते हैं एक तरह से। जैसे कि आपने सुना होगा एमआरएनए की एक चेन होती है जिसे हम पॉलीजोम कहते हैं, पॉलीराइबोसोम पॉलीजोम। इसमें क्वेश्चन आया हुआ है नीट में कि जो एमआरएनए अटैच होते हैं एक सिंगल स्ट्रैंड पे, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीजोम। और जो आरएनए है वो हमारा अडेप्टर की तरह भी काम करता है। स्ट्रक्चरल, जैसे कि हमारा आरएनए होता है उसकी तरह काम करता है। कैटालिटिक यानी कि रिएक्शंस में कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है हमारा आरएनए। नाउ न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू फॉर्म न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं बहुत सारे मिलकर, न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? एक तो हमारा नाइट्रोजनस बेस होता है, एन बेस। और एक हमारा होता है शुगर, और एक हमारा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये सब मिलकर हमारा क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर्स। We are going to discuss the structure of DNA replication. DNA its replication, the process of making RNA from DNA ट्रांसक्रिप्शन। ये सब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, वगैरह वगैरह चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हम डीएनए को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीएनए क्या होता है? तो डीएनए क्या होता है? एक लॉन्ग पॉलीमर होता है। किसका? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का। एक तो होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है कि न्यूक्लियोटाइड में एक एडिशनल फॉस्फेट ग्रुप होता है हमारा, तो वो एक तरह से एडिशनल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है फॉस्फेट ग्रुप। तो ये डीएनए बन जाता है इससे। डीएनए क्या होता है? लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। और लेंथ ऑफ डीएनए जो होती है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को काउंट करके पता लगाई जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और ये पैराग्राफ में ये सब भी इंपॉर्टेंट है कि काफी इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियोफाज, मैच द कॉलम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैच करो कि बैक्टीरियोफाज जो होता है 5 into 174 बैक्टीरियोफाज, इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसको याद करना है अच्छे से। और लैम्डा बैक्टीरियोफाज जो होता है इसमें 48502 बेस पेयर्स होते हैं। और एस्चेरिशिया कोलाई जो होता है यानी कि ई कोलाई, जो कि हमारी इंटेस्टाइन गट में मिलता है, इसमें 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। और जो हमारा ह्यूमन का हैप्लॉइड कंटेंट है यानी कि एन जो कंडीशन हमारी 2n नहीं एन, तो उसमें हमारा 3.3 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होता है। तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा इसे। तो हमारे इसमें इसको रिकॉल करते हैं। जो हमारा 5 into 174 बैक्टीरियोफाज है उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होता है। जो हमारा लैम्डा बैक्टीरियोफाज है उसमें 48502 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होते हैं। एस्चेरिशिया कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। और हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, हम पढ़ने जा रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है, जो हमारा डीएनए बनाती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो दिखता कैसा है, वो होता कैसा है? जब न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके पास तीन तीन कंपोनेंट होते हैं, हमने बात करी थी। एक तो उसमें नाइट्रोजनस बेस होता है, एक इसमें पेंटोस शुगर होता है, पेंटोस शुगर राइबोस होगा आरएनए के केस में, और डीऑक्सी राइबोस होगा हमारा डीएनए के केस में। बेसिक सी बातें हैं ये, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। और न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उसे हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। नाउ जो टू नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, दो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्यूरिन, जिसमें एडेनाइन और गुआनिन आते हैं हमारे, एडेनाइन गुआनिन एजी एजी। और पायरिमिडिन्स में हमारे आते हैं साइटोसिन यूरासिल थाइमिन सीओटी कट। और एजी, वो एजी हमारा क्या होता है? प्यूरिन्स होता है। और पायरिमिडिन्स हमारा क्या होता है? सीओटी कट, यानी कि साइटोसिन यूरासिल एंड थाइमिन। ये बातें हो गई हमारी। अब थाइमिन जो है ये डीएनए में प्रेजेंट होता है, और यूरासिल जो है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है।
और थायमिन का एक नाम भी होता है जिसको हम बोलते हैं 5 मिथाइल यूरासिल, ये आगे आएगा। Nitrogenous base is linked to the OH of 1 dash point pentose sugar through an glycosidic linkage to form a nucleoside। तो इसमें बताया जा रहा है कि इसके फॉर्मेशन किस तरह से बॉन्ड बना के किस तरह से ये प्रेजेंट होता है। तो जो नाइट्रोजनस बेस जो होता है हमारा, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जहाँ पे एक एडेनाइन दे रखा है, थाइमिन, ये गुआनिन, ये साइटोसिन। तो ये नाइट्रोजनस बेस जो है ये OH ऑफ 1 डैश कार्बन ऑफ पेंटोस शुगर, ये पेंटोस शुगर है, इसके 1 डैश जो OH कार्बन है उससे जुड़े होते हैं थ्रू एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस है तो नाइट्रोजनस बेस एन, और एन से एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, तो ये याद रखना कि एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो होता है, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड उससे ही ज्वाइंट होता है, किससे? पेंटोस शुगर से। और अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए, क्या ऐड हो जाए? फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए, किसमें लिंक हो जाए, अगर ये OH ऑफ 5 डैश कार्बन, तो ये बनाया जाता है हमारा न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोईस्टर लिंकेज। कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड वेट, सॉरी मैं फ्लो फ्लो में गलत बोल गया। जब फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ये न्यूक्लियोसाइड में जुड़ता है और क्या, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड से, और क्या बनाता है हमारा? न्यूक्लियोटाइड बनाता है, न्यूक्लियोटाइड बनाता है। नाउ टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अभी दो न्यूक्लियोटाइड दिख रही है, एक जो कंप्लीट यूनिट है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, और ये जो है ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जिस बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। जो 3 डैश टू 5 डैश इसकी क्या होती है? पोलैरिटी होती है। तो इस तरह से ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके। ये एक, ये दो, ये तीसरा हो गया, ये चौथा है, मैनी मोर, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, नाउ आगे। फॉस्फेट मोइटीज प्रेजेंट, ये फॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है 5 डैश एंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के। नाउ इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बैकबोन होती है फॉस्फोन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है, उसकी जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट बनाते हैं। मतलब कि आप जैसे यहाँ पे DNA देख रहे होंगे, तो इसकी जो बैकबोन होगी, ये बैकबोन, जैसे हमारी बैकबोन होती है वैसे इनकी जो बैकबोन होगी जो इनका ढांचा तैयार करेगी, वो शुगर फॉस्फेट का बना हुआ होता है। और ये जो बीच में दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के, नाइट्रोजन बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। इस तरह का DNA का स्ट्रक्चर होता है। ये होता है हमारा माइनर ग्रूव, और ये होता है हमारा मेजर ग्रूव। अब इन RNA, every nucleotide residue has an additional OH group present at 2 dash position in the ribose। जो RNA होता है, every nucleotide residue has an additional OH group। अब जैसे कि हम बनाते हैं RNA में, जैसे ये पेंटोस शुगर मान लो, एक ये 5 कार्बन है इसमें, ये पेंटोस शुगर मान लो। तो इसमें जो जिसमें जो तो जो हमारा RNA होता है उसमें जो पेंटोस शुगर होती है, राइबोस जो होती है, उसमें जो सेकंड कार्बन की जो पोजीशन होती है, वहां पर एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप, जो कि हमारा DNA में नहीं होता, बस RNA में होता है OH ग्रुप प्रेजेंट। तो इसकी वजह से भी थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है। और तो और जो RNA होता है उसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थाइमीन, जिसको हम 5 मिथाइल यूरासिल बोलते हैं, थाइमीन को। तो जो RNA होता है उसमें यूरासिल प्रेजेंट होता है एट द प्रेजेंस ऑफ थाइमीन, एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। अब हम पढ़ रहे आ रहे हैं DNA जो होता है, ये क्या होता है? एक एसिडिक सब्सटेंस होता है। और ये एसिडिक सब्सटेंस होता है, इसमें जो एसिडिक प्रॉपर्टी आती है वो फॉस्फेट की वजह से आती है। ये न्यूक्लियस से मिलता है हमारे। और ये फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में, ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में इसको निकाला था फर्स्ट सेल से, जिसको इन्होंने नाम दिया, DNA नाम नहीं दिया था इन्होंने, न्यूक्लियन नाम दिया था, फिर बाद में इसका नाम DNA पड़ा था अल्टमैन के थ्रू। नाउ इन 1953 ये वॉटसन, वॉटसन एंड क्रिक, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा जो मॉरिस विल्किंस और फ्रैंकलिन का था, इससे हेल्प लेके इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA दिया था, जो आज के टाइम पे काफी फेमस मॉडल माना जाता है, डबल हेलिक्स मॉडल। और जो हॉलमार्क जो जिसपे बेस था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA, वो बेस पेयरिंग थी, कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग मिलती है हमें DNA में। जैसे कि अगर एडेनाइन है तो उसके सामने थाइमिन ही आएगा बेस पेयरिंग करने की जगह, और ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, दो हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनाइन और थाइमिन। और अगर गुआनिन है
गुआनिन है, तो उसके सामने साइटोसिन ही आएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं, गुआनिन साइटोसिन। राइटिंग समझ जाना। तो इस तरह से एक बेस पेयरिंग होती है, डबल हेलिक्स मॉडल में उन्होंने बताया था। और जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो चारगाफ रूल को फॉलो करता है, चारगाफ रूल को फॉलो करता है। इस चारगाफ रूल में क्या होता है कि जो ए बाई टी होता है, ए बाई टी, ए बाय टी, ये इक्वल टू वन होता है। इनका रेशियो जो होता है वन होता है, मतलब कि अगर थायमिन को इधर लेके जाएंगे अपन, तो ए इक्वल टू टी हो जाएगा। यानी कि एडेनाइन, जितने एडेनाइन होंगे डीएनए में, उतने ही क्या होंगे, थायमिन होंगे। और गुआनिन और साइटोसिन के लिए भी ये था, जी बाई सी क्या होता है, वन होता है, मतलब जितने गुआनिन होंगे उतने साइटोसिन होंगे, तो इक्वल नंबर में होता है इस तरह से। अब कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन वन स्ट्रैंड, अगर तो क्या होता है, ये जो डीएनए स्ट्रैंड होती है, दो स्ट्रैंड होती है, तो दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होती है, यानी कि एक की पोलैरिटी अगर 5' टू 3' है, तो एक की 3' टू 5' होगा। अगर एक में इधर एडेनाइन प्रेजेंट है तो थाइमिन होगा, और अगर आरएनए है तो एडेनाइन के सामने यूरासिल होगा। तो अगर आरएनए है तो एडेनाइन के सामने क्या होगा, यूरासिल होगा। और अगर गुआनिन है तो उसके सामने साइटोसिन होगा। तो इस तरह से बेस पेयरिंग होती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है। तो इसकी वजह से अगर हमें एक बेस सीक्वेंस ऑफ बेस पता है, बेस इन स्ट्रैंड पता है, तो हम दूसरी स्ट्रैंड का सीक्वेंस निकाल सकते हैं बेस पेयरिंग की हेल्प से। नाउ आगे जो फीचर होते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के, वो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। ये तो ये क्या होता है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना हुआ होता है, जिसकी बैकबोन जो होती है वो शुगर फॉस्फेट की बनी हुई होती है। एंड द बेसिस प्रोजेक्ट इनसाइड, और बेसिस होते हैं बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं। नाउ द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। जो एक, अगर जैसे कि दो चेन है, मान लो मैं ऐसे बना रहा हूँ इस तरह से, तो अगर एक की पोलैरिटी एक की पोलैरिटी क्या है, 5' to 3' है, तो दूसरे की पोलैरिटी क्या होगी, 3' to 5' होगी। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्रिटी तो होता ही है इसमें, और एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी होती है। एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल नहीं होती, अपोजिट होती है एक तरह से। एक में 5' to 3' तो एक में क्या होगा, 3' to 5'। नाउ bases in two strands are paired through hydrogen bond forming base pairs। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बेसिस कनेक्टेड होता है, हमने बात करी ली इसके ऊपर। एडेनाइन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद थायमिन, और गुआनिन जो है वो साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है। नाउ ऑलवेज प्यूरिन कम्स अपोजिट टू pyrimidine। हमेशा अगर है कि अगर इधर की तरफ प्यूरिन, जैसे एडेनाइन और गुआनिन प्यूरिन है, तो एडेनाइन के सामने एक वही आएगा, जैसे थायमिन ही आएगा, तो पायरिमिडिन ही आएगा प्यूरिन के सामने। और जैसे कि अगर गुआनिन है, ये दूसरा प्यूरिन, तो उसके सामने साइटोसिन ही आएगा। थायमिन या फिर यूरासिल एक आ सकता है एडेनाइन के सामने। डीएनए होगा तो थायमिन, आरएनए होगा तो यूरासिल। नाउ टू चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। जो पिच होता है ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, मतलब कि जो अ, एक जो पिच होता है, जैसे ये एक डीएनए है, सॉरी यहाँ देखो, ये एक डीएनए, तो उसका एक पिच जो होगा, एक टर्न जो होगा, उसमें मैंने ऐसे तीन ही बनाया यहाँ पे जैसे। तो एक ही उसमें 10 बेस पेयर होता है, मतलब 10 बेस पेयर होते हैं। और जो एक दो बेस पेयर के बीच में जो जो डिस्टेंस होता है वो 0.34 नैनोमीटर का होता है। ये जो डिस्टेंस है ये 0.34 नैनोमीटर का होता है, 0.34 नैनोमीटर का होता है। यूनिट इंपॉर्टेंट है, नैनोमीटर। और ऐसे करके 10 बेस पेयर होते हैं एक पिच में, तो वो 10 इंटू 0.34 नैनोमीटर, तो टोटल हेलिक्स की जो पिच की जो लेंथ आती है वो आती है 3.4 नैनोमीटर। रफली 10 बेस पेयर्स इन ईच टर्न, एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर एंड अ हेलिक्स इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर। दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस होती है 0.34 नैनोमीटर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कन्फर्स स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो एक तरह से इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बांध के रखते हैं ना इसको एक तरह से। ये बेस पेयर होते हैं इस तरह से। एडेनिन के सामने थायमिन जो दो बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगा, और गुआनिन के सामने साइटोसिन जो 3 बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे। नाउ यहाँ पे एक डेटा लिखा हुआ है एनसीईआरटी, मतलब डेटा क्या मतलब इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जो फ्रांसिस क्रिक है, क्रिक वाटसन क्रिक वाले जो उसमें जो क्रिक आए थे, उन्होंने एक सेंट्रल डोगमा
नाम का एक दिया था, प्रपोज किया था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होती है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन, यानी कि पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो इस तरह से हमारे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है। इसे हम बोला था सेंट्रल डोग्मा, जो कि दिया था क्रिक ने। नाउ हम पढ़ने आ रहे हैं पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स एज 0.34 नैनोमीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर जो होता है वो 0.34 नैनोमीटर का होता है। इन टिपिकल ममेलियन सेल, अगर मैमल की सेल में हम देखें तो जो डीएनए की जो लंबाई होती है वो पॉइंट 2.2 मीटर की होती है। और जो इकोलाई में हमने देखा था कि कितने बेस पेयर होते हैं, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर होते हैं। तो इनकी लेंथ जो होती है इकोलाई की, डीएनए की, वो होती है 1.36 मिलीमीटर। नाउ इन प्रोकैरियोट सच एज इकोलाई की जैसे हम बात करें तो उसमें डीएनए जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, हेल्ड विद सम प्रोटीन्स दैट हैज पॉजिटिवली चार्ज। तो डीएनए जो होता है नेगेटिवली चार्ज होता है और इसको रैप करके रखते हैं कुछ प्रोटीन्स जो कि होते हैं पॉजिटिवली चार्ज। और ये एक रीजन में सिचुएटेड होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड डीएनए जो होता है न्यूक्लियोइड में सिचुएटेड होता है प्रोकैरियोट्स में। हमने पढ़ा इस चीज को तो सेल बायो में पढ़ा था। डीएनए इन न्यूक्लियोइड इज organized in large loops held by proteins. नाउ अगर हम यूकारियोट्स की बात करें तो उसमें सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। बेसिक प्रोटीन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, जैसे डीएनए जो होता है वो होता है एसिडिक, और ये जो होते हैं हिस्टोन ये होते हैं क्या, बेसिक, और ये होते हैं पॉजिटिव, और डीएनए होता है नेगेटिव। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं चीजों को। और ये जो हिस्टोन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स, ये रिच होते हैं अमीनो एसिड्स में, बेसिक अमीनो एसिड में, जिन्हें हम बोलते हैं लाइसिन और आर्जिनिन। आर्जिनिन ये दो अमीनो एसिड होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि लाइसिन और आर्जिनिन होता है किसमें, हिस्टोन में। नाउ बोथ द अमीनो एसिड रेसिड्यूज कैरी पॉजिटिव चार्ज इन देयर साइड चेन्स, ठीक है। अब हिस्टोन जो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। जो हिस्टोन होता है ये 8 मॉलिक्यूल्स के एक यूनिट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। 8 वर्ड्स को हम ऑक्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हिस्टोन ऑक्टामर इस तरह से। अब नेगेटिवली चार्ज जो डीएनए होता है वो रैप अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। जो डीएनए होता है वो रैप अराउंड होता है, मतलब कि कवर्ड होता है पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर से। क्या बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर भी दे रखा है, ये रहा, ये डीएनए है, ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये नहीं, ये सॉरी मैं गलत बोल दिया। ये जो हिस्टोन ऑक्टामर होता है ये हिस्टोन ऑक्टामर है, और इसके अराउंड डीएनए जो होता है वो रैप होता है। रैप मतलब कि कवर्ड होता है ऐसे, इस तरह से, मतलब कि बाहर की तरफ रैप, मतलब अपन किसी चीज को रैप करते हैं ना, रैपिंग गिफ्ट रैप करते हैं उस तरह से। तो डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप होता है। नाउ आगे, nucleosomes constitute the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin, thread-like strand-colored bodies seen in nucleus. तो न्यूक्लियोसोम जो होता है ये रिपीटेडली कंस्टिट्यूट करके हमारा बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियस में, जिसे हम बोलते हैं क्रोमेटिन। और न्यूक्लियोसोम जो होते हैं इन क्रोमेटिन आर सीन एज अ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। जैसे कि आपने मान लो ये एक स्ट्रिंग है, क्रोमेटिन है ये, क्रोमेटिन, और इसमें इस तरह से मोतियों की माला की तरह, मोतियों की माला की तरह न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जो न्यूक्लियोसोम होते हैं हमारे क्रोमेटिन की स्ट्रैंड पे, इन्हें हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। इस डायग्राम में ये भी पूछ सकता है, नेमिंग भी आ सकती है। ये जो है कोर ऑफ स्टोन ऑक्टामर, ये जो है ये H1 स्टोन है, ये स्टोन ऑक्टामर है। और ये जो है हमारा जो रैप हो रहा है इसके अराउंड, ये है हमारा डीएनए, जो धागे नुमा स्ट्रक्चर है। नाउ beads on string structure in chromatin is packaged to form a chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosome। तो ये जो हमारा chromatin fiber होता है ये coil होके condense होके मेटाफेज स्टेज में हमारा सेल डिवीजन करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है, डीएनए। और पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल्स रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स। जो क्रोमेटिन की पैकेजिंग होती है ये हायर लेवल पे हम देखें तो एक एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है इसकी पैकेजिंग के लिए, जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। और जो टिपिकल न्यूक्लियस होता है, टिपिकल न्यूक्लियस के अंदर सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट। तो दो तरह के क्रोमेटिन होते हैं, एक तो होता है यू क्रोमेटिन जो लूजली पैक्ड होता है और लाइट स्टेन करता है, मतलब कि कम स्टेन करता है। और एक होता है हेट्रोक्रोमेटिन जो कंडेंसली पैक्ड होता है, बहुत डेंसली पैक्ड, वो होता है हेट्रोक्रोमेटिन।
तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है, और जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। तो ये हमारा होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। इससे क्वेश्चन आता ही आता है नीट में। द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है सब बताता रहूंगा। वैसे इसमें पूरा मेन मेन सब इम्पोर्टेंट है, एक्सपेरिमेंट वगैरह सब आएंगे इसमें। तो इसमें ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये किसने दिया था? ये ग्रिफिथ ने दिया था। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमारा ग्रिफिथ ने दिया था। इसने वर्क किया था, एक्सपेरिमेंट करते इसने किस पे? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है ये निमोनिया कॉज करता है, बैक्टीरिया होता है एक जो निमोनिया कॉज करता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी दो स्ट्रेन होती है। एक तो होती है एस स्ट्रेन जो स्मूथ शाइनी होती है, इसको बोलते हैं एस स्ट्रेन। और एक होती है रफ, रफ कॉलोनी जिसे बोलते हैं आर स्ट्रेन। जो एस स्ट्रेन होती है उनमें एक म्यूकस पॉलीसेकेराइड की एक एडिशनल लेयर होती है, और आर स्ट्रेन के पास वो नहीं होती है। और जो माइस जो इन्फेक्टेड होता है एच स्ट्रेन से, वो डाई यानी मर जाता है। और जो आर स्ट्रेन होता है वो मरता नहीं है, उसमें निमोनिया नहीं होता। जैसा कि इसमें दे रखा है कि अगर इन माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें चूहे के ऊपर, तो एच स्ट्रेन अगर उसमें डाली थी तब तो मर गया था, माइस डाई। और तब उसमें आर स्ट्रेन डाली थी तो माइस जिंदा रह गया था, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया होता है, अगर वो माइस में इंजेक्ट हो जाए, अगर उसको हीट करके एस स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट कर दे, तो जो चूहा है हमारा वो नहीं मरता। तो ये इस एक्सपेरिमेंट में था। उसमें आगे जो था, अगर इसमें एस स्ट्रेन और आर लाइफ को मिक्स कर दे, तो जो आर लाइफ से देखो, आर लाइफ से तो मर नहीं रहा था वो, और एस स्ट्रेन से मर रहा था। और हीट किल्ड एस स्ट्रेन से नहीं मर रहा था, लेकिन जो हीट ये किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन जो है उसको हमने मिक्स किया, तो उससे क्या हुआ, ये मर गया, चूहा मर गया हमारा। तो इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन क्या है कि उसने कंक्लूड क्या किया कि जो कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे जो आर स्ट्रेन है ये समहाउ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ये कुछ ना कुछ तो इसमें हुआ है जो ये ट्रांसफॉर्म हो गई है आर स्ट्रेन, तभी इससे चूहा जो है वो मर गया। तो जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन हैड इनेबल्ड द आर स्ट्रेन टू सिंथेसाइज अ स्मूथ पॉलीसेकेराइड कोट। जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल था, जिसके दम पे आर स्ट्रेन ने क्या किया, स्मूथ पॉलीसेकेराइड की कोट अपने ऊपर चढ़ा ली, और वायरुलेंट बन गया वो भी एस स्ट्रेन की तरह, यानी कि हार्मफुल बन गया। तो उससे क्या हुआ, इस ये पता लगाया गया कि जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हुआ है इसके अंदर, जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन थी उसमें से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हुआ है आर स्ट्रेन में, जिससे कि वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। और जो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ, तो वो अब वो पता लगाने का जो चैलेंज था ये था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो है कौन, जिससे कि जिसके ट्रांसफर से जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था काफी इंपॉर्टेंट था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने दिया था और उसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नाउ बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब इसके तीन साइंटिस्ट के नाम है, एवरी, मैक्लॉइड एंड मकार्टी। एवरी मैक्लॉइड एंड मकार्टी। इन्होंने क्या बोला था, इनके वर्क से पहले तो जो प्रोटीन है उसको जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, लेकिन जैसे इन्होंने वर्क किया तो हमें पता लगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। तो ये देखते हैं हम, इन्होंने जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसी में इन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी अपनी। इन्होंने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें इन्होंने क्या किया, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए को निकाल लिया। किससे? हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, क्योंकि वही तो उनमें से इनको डाउट था कि इन तीनों में से कुछ एक जो है वो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस यानी कि हमारा जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, डी प्रोटीन्स, डीएनए और आरएनए, इन तीनों में इनको शक था तो इन्होंने वो निकाल लिया, आइसोलेट कर लिए। अब इन्होंने पहले तो प्रोटीएज डाला, फिर उन्होंने आरएनएज डाला, जिससे पहले तो प्रोटीन डाइजेस्ट हुआ, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज डालने से। फिर उसके बाद आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम आरएनए डालने से आरएनए डाइजेस्ट हुआ। लेकिन इससे ट्रांसफॉर्मेशन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब कि ये जो है इनके डाइजेशन से इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब कि इनके खत्म होने से भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे थे। तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन कर रहा था, कोई और कर रहा था, तो बच्चा कौन, डीएनए। क्योंकि डीएनए की जो हमने देखा कि डाइजेशन ऑफ डीएनएज विद डीएनएज डिड इनहिबिट ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन था, जैसे हमने डीएनए को डाइजेस्ट कराया, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो हो ही नहीं पाया, क्योंकि डीएनए जो है वही ट्रांसफॉर्मेशन करा था और हमने उसी को डाइजेस्ट कर दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन का घंटा होएगा क्या? देन तो इससे हमें ये पता लगा कि जो डीएनए है
वो होता है हमारा हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि वो जो है वो हमारा ट्रांसफ़ॉर्म करता है किसको, अ, आर स्ट्रेन मतलब कुछ भी जो ट्रांसफ़ॉर्म मटेरियल होता है एक तरह से ये हमारा, ठीक है? अब द जेनेटिक मटेरियल डी लेकिन इसमें क्या हुआ था ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जो उन्होंने दिया था एवरी मैक्लोड एंड मैकार्टी ने। तो इसमें क्या हुआ था बहुत सारे साइंटिस्ट जो बायोलॉजिस्ट थे वो कन्विंस्ड नहीं हुए थे इस एक्सपेरिमेंट से, मतलब वो उनको बिलीव नहीं हुआ था इस पे। वो अभी भी मानने को तैयार नहीं थे कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका अब फाइनल प्रूफ जो आता है अनइक्विवोकल प्रूफ, ये काफ़ी बार रीट में क्वेश्चन पूछा गया है, सेम लाइन उठ के आई थी कि जो अनइक्विवोकल प्रूफ है डीएनए दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। तो ये किसके एक्सपेरिमेंट से पता लगाया था? तो ये पता लगाया था अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज़ हर्शी एंड चेज़ के एक्सपेरिमेंट से, जो कि 1952 में किया था इन लोगों ने। तो इससे क्या होता है, ये अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था इन्होंने कि जो डीएनए है वही हमारा क्या है जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने वर्क कैसे किया था वो हम समझते हैं। तो दे वर्क्ड विद वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफाजेस। तो इन्होंने क्या किया, वायरसेस पे वर्क किया जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, वो वाले वायरस। तो उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो इन्होंने वर्क कैसे किया वो समझते हैं हम। The bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell। तो जो बैक्टीरियोफाज होता है ये क्या करता है, बैक्टीरिया से पहले अटैच करता है। जैसे कि ये हमारा डायग्राम दे रखा है, मान लो हमारा ये बैक्टीरिया है, इससे ये बैक्टीरियोफाज सबसे पहले जाके अटैच करता है। फिर सबसे पहले उसमें अटैच करता है, फिर उसके बाद उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसके अंदर बैक्टीरिया के अंदर एंटर कराता है। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल होता क्या है जो उसके अंदर जो भेजता है वो। तो बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर्स मोर वायरस पार्टिकल्स। तो हमने देखा, अब इसमें आगे देखते हैं हम। हर्शी एंड चेज वर्क टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड द बैक्टीरिया। तो उन्होंने कुछ किया, अब वो देखते हैं क्या किया इन्होंने। इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया। एक तो इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव फास्फोरस और एक इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव सल्फर। अब इन्होंने क्या किया, एक वायरस को तो हमने इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रोन कराया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस के मीडियम में, और दूसरे वायरसेस को इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रोन कराया बैक्टीरियोफाज को, दोनों को, है ना? तो जो रेडियो एक्टिव फास्फोरस में जिनकी ग्रोथ हुई है वो उन्होंने डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव बन गया था, क्योंकि जो फास्फोरस होता है वो हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो इससे हम ये से याद रख सकते हैं कि डीएनए फास्फोरस डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो उससे क्या है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस में अगर हम वायरसेस को डालते हैं तो उसका डीएनए भी रेडियो एक्टिव हो जाता है। और अगर रेडियो एक्टिव और अगर हम रेडियो एक्टिव सल्फर में डालते हैं तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन बन जाता है। तो इस तरह से इन्होंने बताया था। और इसके आगे इन्होंने क्या किया, वायरसेस ग्रोन ऑन द रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन, हमने पढ़ ही लिया। और हाँ ठीक है, अब रेडियोएक्टिव फाजेस जो है हमारे तैयार हो गए हैं जो, उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया पे ग्रो करने के लिए, अटैच करने के लिए उन्होंने तैयार किया। इसके बारे में क्या किया, इन्फेक्शन को प्रोसीड किया आगे। वायरल कोट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एगिटेटिंग देम इन अ ब्लेंडर। तो सबसे पहले वायरल कोट जो है वो रिमूव करी गई, इनको ब्लेंडर में ब्लेंड करके। फिर उसके बाद bacteria that were infected with viruses that had radioactive proteins were not radioactive। तो अब इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे वर्क करता है ये प्रिंसिपल। तो इसमें सबसे पहले इधर की तरफ हमने ले लिया रेडियो एक्टिव सल्फर वाला, और जिसके अंदर प्रोटीन रेडियो एक्टिव हो जाता है सल्फर की वजह से। और इधर हमने ले लिया रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाला, जिसकी वजह से जो डीएनए है ये हमारा क्या हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया है। तो मैंने इन्फेक्शन कराया, तो आपको पता ही कि अगर ये इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया पे तो अंदर तो उसका डीएनए ही जाएगा ना बैक्टीरिया के, प्रोटीन तो जाएगा नहीं, क्योंकि प्रोटीन थोड़ी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो डीएनए अंदर जाएगा। तो इनका जो रेडियो एक्टिव सल्फर था, जो प्रोटीन का ये था हमारा, तो ये अंदर नहीं गया, ये तो बाहर ही रह गया, और जो डीएनए है वो अंदर चला गया। और डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं था, रेडियो एक्टिव सल्फर वाले मीडियम में जो ग्रो करे थे बैक्टीरियोफाज में। तो जो हमारा बैक्टीरिया है वो रेडियो एक्टिव नहीं हो पाया। और जो रेडियो एक्टिव जिसको फास्फोरस में ग्रो कराया था उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए था, तो इसमें जो है बैक्टीरिया भी रेडियो एक्टिव हो गया, मतलब उसमें रेडियो एक्टिव डीएनए चला गया। तो इससे ये पता लगता है कि हमारा डीएनए है वही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो बहुत शानदार एक्सप्लेन कर दिया मैंने इसको। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और इसको देख लेना, वैसे अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका हम इसमें क्या होता है, 3 स्टेप में ये प्रोसेस होती है। एक तो होती है सबसे पहले इन्फेक्शन, फिर उसके बाद होती है ब्लेंडिंग, फिर होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। ये हमें याद रखना है इन द सेम ऑर्डर। नाउ
प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जेनेटिक मटेरियल की, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, ये तो रिजॉल्व हो ही गया अनइक्विवोकली बाय द हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था। नाउ इट बिगेन एन एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट इट इज डीएनए दैट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो इससे हमें पता लग गया कि डीएनए जो है वही एक्ट करता है किसकी तरह, जेनेटिक मटेरियल की तरह। Now, in some viruses, RNA is the genetic material. For example, TMV, tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus जो है, ये हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। ये आरएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है। और क्यूबी बैक्टीरियोफाज में भी जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमारा आरएनए होता है। कुछ वायरसेस होते हैं जैसे कि है हमारा टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, और क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इसमें क्या होता है, हमारा आरएनए जो होता है वो हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल whereas आरएनए परफॉर्म्स द डायनामिक फंक्शंस ऑफ मैसेंजर एंड अडेप्टर। जो डीएनए है वो हमारा प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल है, और जो आरएनए होता है वो क्या करता है, डायनामिक फंक्शंस परफॉर्म करता है। किसके, मैसेंजर के। एक तो मैसेंजर आरएनए होता है, एक अडेप्टर आरएनए होता है, जैसे कि टीआरएनए वगैरह हो गया, आगे हम पढ़ेंगे। पेशेंस बनाने की जरूरत, बस जरूरत है आप लोगों को, सब समझ में आ जाएगा बाकी पूरा, इतना विश्वास रखो। नाउ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग। जो जेनेटिक मटेरियल के, अगर किसी को मॉलिक्यूल को जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करना है तो उसको ये फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी। ना वो कंडीशन क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं। वो क्या है, उसको वो जनरेट करना चाहिए अपनी रेप्लिका को, उसमें एबिलिटी होनी चाहिए टू जनरेट इट्स रेप्लिका, वो रेप्लिकेशन करना चाहिए उसको। वो केमिकली और स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, और वो उसमें म्यूटेशन तो होने चाहिए लेकिन स्लो चेंजेस होने चाहिए, स्लो होने चाहिए म्यूटेशन, जो कि हमारे एवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा फास्ट म्यूटेशन हो रहा है, जैसे कि वायरसेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा फास्ट म्यूटेशन होता है, क्योंकि उनमें आरएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए नहीं होता। तो उनमें बहुत ज्यादा फास्ट म्यूटेशन होता है, इसलिए अपन देखते हैं ना कि कोविड-19 जैसे हमारा आया था, तो उसकी बार बार नई नई स्ट्रेन आ रही थी इस तरह से, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी म्यूटेशन करता है, वो बहुत जल्दी जल्दी एवोल्यूशन करता है। और वो, और हमारे डीएनए मतलब कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी ये भी कंडीशन होनी चाहिए कि वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करे। मेंडेलियन कैरेक्टर्स जो है उनको एक्सप्रेस करे। नाउ because of rules of base pairing and complementarity, both the nucleic acids genetic and both the nucleic acids DNA and RNA have the ability to direct their duplications। तो जो बेस पेयरिंग होता है, बेस पेयरिंग जो होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, इससे क्या होता है, बोथ डीएनए एंड आरएनए जो होते हैं वो डुप्लीकेशन यानी कि अपनी रेप्लिका बनाने के लिए कैपेबल होते हैं। लेकिन प्रोटीन जो होते हैं ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाता, तो ये तो पहले रेस से बाहर हो गया कि ये जेनेटिक मटेरियल भाई हो ही नहीं सकता। नाउ कौन बचे रेस में, हमारे डीएनए और आरएनए। अब इन दोनों में देखना है कि जेनेटिक मटेरियल बेस्ट कौन सा है, तो अब इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो दिस इज नाउ can is be easily be explained in light of the DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ये देखो, ये जो 2OH ग्रुप होता है, सेकंड डैश कार्बन जो होता है, जिसमें आरएनए में होते 2OH ग्रुप होता है, जिसकी आरएनए की जो राइबोस शुगर होती है ना, उसमें क्या होता है, 2 डैश कार्बन पे एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है जो काफी रिएक्टिव होता है। तो वो उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, आरएनए की लेबाइल बनाता है और डिग्रेडेबल यानी कि कम स्टेबल बनाता है। और आरएनए जो होता है वो कैटालिटिक भी होता है, यानी कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है, यानी वो भी रिएक्टिव होता है एक तरह से। तो ये अपनी तो ये एक तरह से स्टेबल नहीं है। और डीएनए ये जो है लेस रिएक्टिव होता है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है। तो ये व्हेन कंपेयर टू आरएनए, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी होगा कि ये एक बेस्ट जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अमंग द टू न्यूक्लिक एसिड्स द डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए जो है वो बेटर जेनेटिक मटेरियल होता है। इन प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल also confers additional stability to the DNA। तो जो डीएनए होता है उसमें जो यूरासिल के बजाय थायमिन प्रेजेंट होता है, तो थायमिन जो होता है वो एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है किसको, डीएनए को। बोथ डीएनए एंड आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों म्यूटेशन कर सकते हैं। लेकिन आरएनए जो होता है वो अनस्टेबल होता है क्योंकि वो म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, वो बहुत फास्ट रेट से म्यूटेशन करता है। वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। तो वायरसेस जो होते हैं जो इसमें आरएनए जीनोम होता है वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, फास्टर इवॉल्व करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, क्योंकि वो केमिकली रिएक्टिव होते हैं नेचर में, और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर तो कर नहीं पाते नहीं है ढंग से, म्यूटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, इसलिए तो उनकी नई नई स्ट्रेन आती रहती है बात बात पे। Now, RNA can directly code for the synthesis of proteins,
hence can easily express the characters. तो ये आराम से एक्सप्रेस कर सकता है अपने कैरेक्टर्स को, इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता. डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट और आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. और जो डीएनए होता है वो आरएनए पे डिपेंड करता है फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्योंकि पहले डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से हमारा क्या बनता है, प्रोटीन बनता है. तो इस तरह से हमारा सेंट्रल डोगमा जो है, जो क्रिक ने बताया था, उस तरह से फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होती है वो एक सीरीज में चलती है. डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या होती है, प्रोटीन बनता है. इस तरह से हमारा काम चलता है. नाउ द प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी हैज इवॉल्वड अराउंड आरएनए. जो प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी होती है ना, वो आरएनए के अराउंड इवॉल्व करती है. डीएनए बीइंग मोर स्टेबल इज प्रिफर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. तो डीएनए जो होता है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है, क्योंकि स्टेबल होता है. और ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए आरएनए भी बेटर होता है, क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसमिशन करता रहता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. जैसे जेनेटिक मटेरियल अगर आरएनए की फॉर्म में स्टोर है, तो वो उसको ट्रांसफर कर देगा, प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर कर देगा. इस तरह से चलता रहता है ट्रांसलेशन वगैरह प्रोसेस. तो अब हम पढ़ने आ रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आरएनए वर्ल्ड. जो अब हम पढ़ने आ रहे हैं कि जो पहला जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन था. तो आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. तो इस हमें ये पता लग रहा है इससे कि जो आरएनए था वो पहला जेनेटिक मटेरियल था. भले ही वो बेटर जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है. Now, enough evidence to suggest that the essential life processes such as metabolism, translation, splicing evolved around RNA. तो जो मेटाबॉलिज्म है, ट्रांसलेशन है, हमारा स्प्लाइसिंग है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं सब. तो ये सब चीजें जो है ये आरएनए के अराउंड इवॉल्व करती है सब चीजें, यानी आरएनए करवाता है इन सब चीजों को. आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल की तरह भी एक्ट करता है, एज वेल एज कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है. भले बेटर जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट तो करता है, जैसे कुछ वायरसेस में करता है इन सब चीजों में, और कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता ही है. There are some important biochemical reactions in living systems that are catalyzed by RNA catalysts and not by protein enzymes. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जो कैटलिस्ट जो है उनको आरएनए कैटलिस्ट चाहिए होता है रिएक्शन आगे ले जाने के लिए. तो आरएनए कैटलिस्ट की तरह भी यूज करता है और ये बहुत रिएक्टिव होता है और अनस्टेबल होता है. और डीएनए जो है इवॉल्व होता है फ्रॉम आरएनए. तो पहले आरएनए बना था, फिर डीएनए जो है इवॉल्व फ्रॉम आरएनए. डीएनए जो है वो आरएनए से बना था, पहले आरएनए फिर डीएनए. लेकिन लेकिन अगर इससे कंफ्यूज मत होना, लेकिन जो डीएनए होता है ना वही हमारा क्या बनाता है, आरएनए बनाता है. डीएनए से हमारा आरएनए बनता है. ये हमारा होता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. डीएनए से क्या बनता है, हमारा आरएनए बनता है. ये इवोल्यूशन के टर्म में बताया जा रहा है यहाँ पे इस पैराग्राफ में. तो कि जो फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल आया था ना वो आरएनए आया था. उसमें क्या हुआ था, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन हुए थे. केमिकल मॉडिफिकेशन हुए थे और उससे जो हमारा डीएनए है वो जो है वो इवॉल्व हुआ था फ्रॉम आरएनए, जिससे काफी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड हुई थी. क्योंकि डीएनए हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है. अब हम पढ़ने आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेप्लिकेशन. वीडियो समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप हमसे कनेक्टेड रहे और अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आपको डिलीवर कर पाए. सो नाउ रेप्लिकेशन, इट हैज नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग, ये जो है ये एक स्टेटमेंट है जो वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था. इसको पढ़ लेना एक बार आप. 1953 में दिया था स्टेटमेंट. पूछ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ये स्टेटमेंट देते पूछ ले किसने दिया था. वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है. नाउ आगे. Scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strands. तब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक कॉपी कर सकता है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू वो कॉपी कर सकता है, यानी कि वो रेप्लिकेट कर सकता है एक तरह से. और इसको उन्होंने क्या बोला कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे. सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. तो इसमें क्या होता है, जैसे ये दो स्ट्रैंड है डीएनए की, हम खोल के बता रहे हैं डीएनए की स्ट्रैंड को. दो स्ट्रैंड है तो ये अलग अलग जैसे सेपरेट हुई. तो इसने क्या किया, वेट, इन्होंने क्या किया, इसने अपनी एक स्ट्रैंड बना ली और इसने अपनी एक स्ट्रैंड बना ली. तो एक न्यू डीएनए जो बना, दो डीएनए नए बने. तो वो जो नए डीएनए बने उनमें क्या हुआ, एक तो पेरेंटल डीएनए से आया है और एक नया डीएनए है. एक इसमें भी पेरेंटल डीएनए से आया और एक नए डीएनए से आया. तो ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है एक तरह से, जिसमें एक तो होता है पेरेंटल साइड से आया हुआ है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से बनती है, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड. जैसे कि यहाँ पे ए है तो यहाँ पे टी होगा. तो इस तरह से स्ट्रैंड बनती है किससे, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन से. ठीक है. नाउ द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है इसका क्या है हम देखते हैं. जो हमारा मेसलसन एंड स्टाल ने दिया था, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफी बार आ चुका है ये नीट में. जो
ये प्रूव हो चुका है कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली, ठीक है। अब कुछ जैसे हायर प्लांट्स है, हायर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स, इसमें क्या होता है, एशेरिशा कोलाई वगैरह, इन सब में क्या होता है, डीएनए जो है सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। नाउ मेसलसन, मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टाहल, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था 1958 में। सन भी आ सकता है कि कौन से सन में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, तो 1958 में किया था। नाउ दे ग्रीव ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl, इन्होंने ई कोलाई को एक मीडियम में रखा NH4Cl के 15N हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है, तो उसमें रखा था उन्होंने, जिसमें NH4Cl जो है उसमें नाइट्रोजन था वो 15 मास नंबर का था, मतलब कि ये जो उसका 15N आइसोटोप था उसमें रखा था ई कोलाई को, और उसमें ग्रो कराया। हैवी नाइट्रोजन होता है ये, तो उसमें इसको हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन होता है, इसमें इसको ग्रो कराया, किसको, ई कोलाई को। फिर इसमें अगर वो उसमें ग्रो करेगा तो उसमें जो डीएनए होगा उसमें भी 15N एन जो नाइट्रोजन है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, मतलब कि उसमें मिक्स हो जाएगा। तो जो डीएनए स्ट्रैंड है वो 15N नाइट्रोजन की बनेगी, मतलब कि। तो फिर उन्होंने क्या किया, 15 नाइट्रोजन में उसको ग्रो कराया। फिर उसके बाद ये जो डीएनए है इसको नॉर्मल डीएनए से अलग कर दिया बाय सेंट्रीफ्यूगेशन इन सीशियम क्लोराइड। सीशियम क्लोराइड में इसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, इसको हम बोलते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने की है कि जो 15N जो है यहाँ पे, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, ये नॉर्मल आइसोटोप है। एंड ये जो है ये सेपरेट किया गया है फ्रॉम 14N ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटीज। फिर उन्होंने क्या किया, अब इसको जो 15N जो उसमें ग्रो कराया था हमने 15N में ई कोलाई को, अब उसको हमने क्या किया 14N में डाल दिया। NH4Cl जो है इसमें 14N आइसोटोप में डाल दिया, और फिर उसके बाद उसको डिवाइड करने के लिए छोड़ दिया, फिर उसके सैंपल लिए गए। तो इसमें हमारा क्या क्या हमें पता लगा, various samples were separated independently on cesium chloride gradients to measure the densities of DNA. Now आगे बढ़ते हैं हम। The DNA that was extracted from the culture one generation after the transfer from 15N to 14N, that is after 20 minutes। तो DNA जो है इसमें क्या होता है, डिवीजन जो होता है ना इक्वलाई में, वो 20 मिनट के अंदर हो जाता है, और रेप्लिकेशन जो होता है वो 18 मिनट के अंदर होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इक्वलाई जो है वो 20 मिनट में डिवाइड करता है। तो इसमें क्या हुआ, नाउ इसमें क्या होता है, डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन दैट इज आफ्टर रुको, पहले जो 20 मिनट में इसका एक रेप्लिकेशन हुआ, जैसे कि ये एक स्ट्रैंड थी डीएनए की, इसने फिर कॉम्प्लीट, ये दोनों अलग हुई। पहले ये तो थी 15N वाली, दोनों 15 थी, डायग्राम से हम समझते हैं ये 15N वाली थी। इसको हमने दोनों को अलग अलग किया, दोनों उसको सुलझाया हमने और इसको अलग किया। तो एक ने फिर उनको 14N में डाला, तो इसके सामने एक 14N की स्ट्रैंड आ गई। तो एक तो थी पेरेंटल स्ट्रैंड, और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से जो बनी है कि एडेनिन के सामने थाइमिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, इस तरह से। तो उसमें क्या हुआ, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से 14N की बन गई, तो 15N 14N की एक तरह से हाइब्रिड बन गई। और तो इसमें हाइब्रिड डीएनए बना, हाइब्रिड हमारा वो डीएनए बना इसमें। और फिर इसको हमने 40 मिनट बाद, यानी कि 20 मिनट बाद तो 1 से 2 हो गई, फिर 2 से 4 हो जाएगी 40 मिनट बाद, तो क्योंकि दुगनी होती रहेगी रेप्लिकेशन करने के बाद ही। तो उसमें क्या हुआ, हमारी फिर ये दोनों अलग होंगी, और ये 14N में पड़ी हुई है, तो ये जो चारों अलग अलग होगी, 2 ग्रीन अलग होगी और 2 रेड अलग होगी। तो 2 ग्रीन इस तरह से अलग हुई, और ये 14N में ही है, तो सब में 2 ग्रीन और 2 रेड अलग हुई ना, तो सब में ग्रीन ग्रीन जुड़ती रहेगी। तो 2 ग्रीन थे, जैसे ये ग्रीन है ये है, तो इसमें भी सामने 14N में डला हुआ है अभी भी, तो इसमें एक और ग्रीन आके जुड़ गई, और इसमें रेड में एक ग्रीन आके जुड़ गई, इसमें रेड में एक ग्रीन आके जुड़ गई, और इसमें ग्रीन में एक ग्रीन आके जुड़ गई, क्योंकि ये सारे किसमें रखे हैं, 14N में रखे हैं। तो 14N वाली स्ट्रैंड को ग्रीन कलर से दर्शाया है यहाँ पे, तो उसको समझ जाना आप। इस एक्सपेरिमेंट को एक बार खुद से पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, वैसे तो मैंने अच्छे से समझा ही दिया है। तो ये एक मेसलसन और स्टाहल का जो था ये एक्सपेरिमेंट था। इसमें उन्होंने बताया था कि डीएनए जो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन शो करता है। अब ये भी क्वेश्चन आया था नीट में कि सिमिलर एक्सपेरिमेंट जो है ये यू परफॉर्म किए गए थे यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन, रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज करके, इसको डायरेक्ट रट लो कि रेडियो एक्टिव थाइमिडीन को यूज करके सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए करे गए थे मेसल स्टाइल जैसे, मेसल्सन एंड स्टाइल जैसे। और ये जो परफॉर्म किए गए थे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन द क्रोमोसोम वाज परफॉर्म्ड ऑन विशिया फाबा। ये नाम इंपॉर्टेंट है कि विशिया फाबा में परफॉर्म किए गए थे। और किसने परफॉर्म किए थे, बाय टेलर एंड हिज कलीग्स इन 1958। तो मेसल्सन एंड स्टाइल है, इनका एक्सपेरिमेंट कब हुआ था, इनका एक्सपेरिमेंट भी 1958 में हुआ था, और टेलर ने उसी साल और उसके कलीग्स के साथ विशेफ पे वर्क किया और सिमिलर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए यूजिंग रेडियो एक्टिव थायमिडीन।
तो ये था किसको प्रूव करने के लिए कि जो डीएनए है वो रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली। तो ये था हमारा टॉपिक। नाउ इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, मशीनरी एंड एंजाइम्स। Machinery and enzymes in living cells such as E. coli. The process of replication requires a set of catalyst. In living cells such as E. coli, जैसे E. coli एक living cell, उसमें जो process of replication होता है वो require करता है catalyst को, enzyme को। तो मेन एंजाइम जो है, जैसे आप रेप्लिकेशन कर रहे हैं, हम डीएनए से डीएनए बना रहे हैं हम, एक से दो, तो उसमें क्या होगा, कुछ एंजाइम तो काम करेंगे ना यार, तभी तो रेप्लिकेशन होगा। तो जो मेन एंजाइम इसमें काम करता है वो क्या होता है हमारा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ये जो होता है मेन एंजाइम होता है किसका, रेप्लिकेशन का। सिंस इट यूजेस अ डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या करता है, डीएनए टेम्पलेट को कैटलाइज करता है, कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड। तो क्योंकि जो अपना डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, तो पॉलीमराइज कर देगा, यानी कि एक चेन से दो चेन बना देगा न्यूक्लियोटाइड की। तो ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइज से काम करता है ये। अब ये एंजाइम जो होते हैं हाईली एफिशिएंट एंजाइम होते हैं और कैटलाइज करते हैं पॉलीमराइजेशन को फॉर लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। जैसे इक्वल है अपना, इसमें 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर होता है, और जो अपना डिप्लॉयड ह्यूमन कंटेंट है उसमें 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर होते हैं। ये डेटा आ सकता है। तो ये जो अपना इक्वल होता है, ये कंप्लीट करता है प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन को विद इन 18 मिनट्स। हमने पढ़ा था कि 20 मिनट में तो ये डिवाइड करता है और 18 मिनट में इसका डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। जो कुछ आप बातें सुनते रहोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत इजी टॉपिक है। और इसकी जो स्पीड होती है, एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन जो होती है इसकी स्पीड, न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाना, यानी डीएनए की लंबी चेन बना लेना, रेप्लिकेशन करा लेना, तो इसकी जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। क्या होती है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। नाउ अब जो अगर एनी मिस्टेक ट्रांस रेप्लिकेशन के दौरान कोई भी मिस्टेक हुआ तो वो म्यूटेशन को लीड करेगा, तो अपन सबको पता ही है। नाउ फर्दर मोर एनर्जेटिकली रेप्लिकेशन इज अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। हमें सबको पता है कि जो रेप्लिकेशन होगा वो हलवा तो है नहीं। आओ तो उसमें क्या है, जो बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं डी एन टी एंड पी, डी एन टी पी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो ये क्या करता है, दो काम करता है। एक तो ये सबस्ट्रेट की तरह एक्ट करता है, और ये प्रोवाइड एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यानी कि जो हमारा रेप्लिकेशन है, पॉलीमराइजेशन है, उसमें क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। हाई एनर्जी फॉस्फेट जो होते हैं ये भी एक तरह से एटीपी की तरह काम करते हैं। तो ये ट्राइफॉस्फेट ही है ये भी। तो डीएनटीपी एक होता है एटीपी, एक होता है डीएनटीपी ट्राइफॉस्फेट। तो ये फॉस्फेट जो ग्रुप जो होते हैं ये एनर्जी की तरह काम करते हैं। तो ये जो रेप्लिकेशन में हमारी एनर्जी खर्च होती है वो डीएनटीपी लाता है हमारा एनर्जी। ये स्टार बनाया मैंने। नाउ इन एडिशन टू डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मैनी एडिशनल एंजाइम। अब एक ही एंजाइम थोड़ी काम करेगा, बहुत सारे एंजाइम काम करेंगे। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के अलावा भी बहुत सारे एडिशनल एंजाइम होते हैं जो काम करते हैं। इसमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए होती है, क्योंकि अगर कोई सी भी गलती होगी तो म्यूटेशन को लीड कर जाएगा, मतलब म्यूटेशन हो जाएगा उसमें। नाउ नाउ जो हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो डबल हेलिक्स के फॉर्म में होता है, यानी कि इस तरह से एक हेलिक्स बना होता है। तो इसकी जो दो स्ट्रैंड होती है वो उलझी हुई रहती है आपस में, नाइट्रोजन बेस पेयरिंग में रहती है क्योंकि उनमें। तो उनको उनको अपन को सेपरेट करना होता है रेप्लिकेशन के लिए। पहले तो इनको दोनों को अपन इस तरह से अपन इन दोनों को पहले क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। फिर इनमें जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू इसमें एक स्ट्रैंड डेवलप होगी, फिर इसमें एक स्ट्रैंड डेवलप हो जाएगी। तो इस तरह से दो डीएनए बन जाएंगे ना, एक तरह से ये मैं लाइन खींचता हूँ, ये दो डीएनए बन गए बीच में, एक इधर बन गया है और एक इधर बन गया है। तो ऐसे दो डीएनए इस तरह से रेप्लिकेशन होता है, फिर दो से चार बन जाते हैं, इस तरह से होता है। तो पहले तो इसको सुलझाना पड़ता है। तो सुलझाने के लिए एक साथ तो सुलझाएंगे नहीं इसको, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है यार। तो स्मॉल ओपनिंग, सबसे पहले इस रेप्लिकेशन जो होता है वो स्मॉल ओपनिंग के थ्रू अकर होता है। और जो स्मॉल ओपनिंग को के थ्रू जो रेप्लिकेशन अकर होता है वो वहाँ होती है रेप्लिकेशन फॉर्क। एक रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है ये रेप्लिकेशन फॉर्क का डायग्राम है। इसमें ये एक तरह से थोड़ा सा पूरा नहीं खुलता, एक बार में थोड़ा सा खुलता है, और फिर यहाँ पर इस तरह से रेप्लिकेशन होता है। अब इसको समझते हैं किस तरह से होता है। तो डीएनए डिपेंडेंट, सॉरी,
वेट नाउ, तो डिसकंटिन्यू, हाँ, कि यहाँ पे क्या बताया हमें, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये कैटालाइज करता है पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। तो जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, ये रिएक्शन को कैटालाइज करता है इन ओनली वन डायरेक्शन, जैसे कि 5-3 ये स्ट्रैंड को बनाता है। जैसे कि ये 5-3 स्ट्रैंड है, तो इसके आगे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से अपोजिट एंटी पोलरिटी की बनेगी स्ट्रैंड। तो ये 5-3 इधर आ रहा है, तो 3-5 इधर जाएगा, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड बनेगी। तो इस तरह से बनती है। तो ये तो एक कंटिन्यूअस ट्रेंड है, और ये दूसरी तरफ 3-5 ट्रेंड है ना, तो यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस ट्रेंड है। तो इस तरह से बनते हैं। तो अपन को ये चीज याद करनी है कि जो 5-3 है, उसके आगे जो ट्रेंड बनती है, सॉरी, द टेम्पलेट विद पोलरिटी 3-5 जो 3-5 होते हैं, वहां पे जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। जैसे कि ये 3-5 है, ये नीचे से ऊपर जा रही है ना, ये 3-5, तो उसके सामने, ये 3 के सामने क्या आएगा, 5 आएगा, तो 5-3 ये कंटिन्यूअस होगा। और 5-3 है, ये 5 से लेके ये 3 तक, तो यहाँ पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कि यहाँ पे 3 बनेगा, यहाँ 5, तो ये अंदर से बाहर आएगा, तो डिसकंटिन्यूअस वे में आएगा। तो 3-5 के सामने तो स्ट्रैंड जो होगी वो कंटिन्यूअस होगी, और 5-3 के सामने जो होगी वो डिसकंटिन्यूअस होगी। सिंपल याद करना है हमें। अब डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स, जो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स है, जैसे कि ये बीच बीच में गैप आ रहा है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअसली बने हुए हैं, ये बाद में लाइगेज के थ्रू जुड़ जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लाइगेज के थ्रू जुड़ जाते हैं ये, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। अब डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। रैंडमली कोई प्लेस में रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। एक सिलेक्टिव साइट पे स्टार्ट होता है सबसे पहले रेप्लिकेशन, जिसको हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं, यानी कि यहाँ ये ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रेप्लिकेशन। तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट होता है, जिसे हम ओआरआई साइट बोलते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन दैट अ पीस ऑफ डीएनए नीडेड टू द बी प्रोपेगेटेड ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर्स रिक्वायर्स वेक्टर। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर होता है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं अपन, तो उसमें क्या होता है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं अपन, तो उसमें अपन को ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत होती है, जो हमारा एक वेक्टर प्रोवाइड करता है हमें। उसके लिए हमें वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये जो वेक्टर होता है, ये हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को प्रोवाइड कराता है, जिसके अंदर हमारी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है। नाउ, इन यूकारियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। जो यूकारियोट होता है, उसमें जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, वो कौन से फेज में होता है? भाई एस एस फेज होता है सेल साइकिल का, उसमें होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए स्टार्ट, उसी में होता है मतलब। A failure in cell cycle after cell division, cell replication results into polyploidy, a chromosomal anomaly। जो हमारा जो सेल्स डिवीजन होता है, फेलियर इन सेल डिवीजन, अगर हमारा सेल है कोई, मान लो ये गोल सा ये सेल बना दिया मैंने, इसमें डीएनए रेप्लिकेट हो गया, हमारा 1 से 2 बन गए, लेकिन ये सेल जो है ये डिवाइड नहीं करी, तो हमारा क्या होगा, जैसे मान लो पहले 2n था, फिर डीएनए डिवाइड किया तो 2n से 4n हो गया, तो जो है प्लॉइडी है वो हमारी बढ़ गई, तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है यहाँ पे। तो ये क्योंकि सेल हमारी डिवाइड नहीं करी और हमारा डीएनए डिवाइड कर, तो पॉलीप्लॉइडी कंडीशन आ जाती है। तो ये होता है हमारा, ठीक है। अब इसके आगे जो है वो हम पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि पार्ट 2 में चैप्टर कंप्लीट कर ले। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ही अच्छी बनाई थी मैंने, तो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करने में क्या ही पैसा जा रहा है आपका, पैसा तो जाता है नहीं, तो सब्सक्राइब करिए, तो क्या मतलब है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।